हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे, उसका टॉपिक था कि आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। तो केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए 3 तरीका होता है। पहला, उसके फिजिकल स्टेट को दिखा करके, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं उसके बारे में। सेकेंड क्या होता है, आपको उसके हीट चेंज को दिखा करके। तो और तीसरा क्या होता है, आपको कौन से कंडीशन में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको दिखा करके। ये 3 तरीका है जिससे केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या कि आपको जो होता है केमिकल रिएक्शन में वो आपको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग पढ़ रहे थे कि टॉपिक अधूरा रह गया था, टू इंडिकेट द हीट चेंज इन द इक्वेशन। यानी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन में अगर हीट चेंज हम दिखाएं तो वो केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना देता है। हीट चेंज जो होता है 2 टाइप का होता है, हम पिछली क्लास में बताए थे। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है हीट इवॉल्व होता है, यानी हीट निकलता है, उसको बोलते हैं क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। यानी अगर कोई भी कंटेनर है, रिएक्शन के पहले वो कंटेनर नॉर्मल टेम्परेचर पे है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन के बाद उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगा, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। और फिर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो होता है कंटेनर का डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो वो रिएक्शन कहलाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो हो गया आपको एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको याद कर लेना है किसे बोलते हैं। जहाँ पे हीट रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जहाँ पे हीट ऑब्जर्व होता है उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आइए हम अगले टॉपिक पे पहुँचते हैं, और जिसका ये इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कहीं पे भी एक्सोथर्मिक, पहले हम बात करेंगे अभी एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक हीट चेंज में आपको पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक का। तो कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, अगर केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो याद करिए हीट जो होता है उसको हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। जैसे एक्स और वाई दोनों रिएक्ट करके जेट फॉर्म किया, और साथ में जो होता है हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकाला, तो हीट को हम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हीट को भी हम लिखेंगे। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इंडोथर्मिक में क्या होता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है, अगर एक्स और वाई दोनों रिएक्ट नहीं कर रहा है, दोनों को रिएक्ट करने के लिए हीट का जरूरत पड़ता है, तो इसको हीट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, हीट, तब जाकर के सपोज कि जेट फॉर्म करता है, तो इसको बोलते हैं क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ध्यान से देखिए, पहले एक्सोथर्मिक, अब एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले देखिए एक्स वाई रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट रूप में जेट बनाया और साथ में हीट भी रिलीज किया, तब इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट साइड में हीट को लिखा जाता है, इस बात को याद कीजिए। जबकि इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एक्स और वाई मिल करके हीट ऑब्जर्व करेगा, तब जाके जेट बनाएगा, तो इस रिएक्शन को बोले इंडोथर्मिक। और जब भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट जो होता है वो क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में लिखाएगा। यानी एक्सोथर्मिक का हीट आपको रिएक्टेंट साइड में निकालता है, जबकि इंडोथर्मिक हीट जो होता है प्रोडक्ट साइड में लिखाता है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि C+O2, ठीक है, ये आपको बना है क्या, CO2। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी कार्बन सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में हीट निकलता है। ये कौन सा रिएक्शन होगा, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हीट कहाँ लिखा रहा है आपका, प्रोडक्ट साइड में। जैसे देखिए आपको CH4 को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और साथ में हीट रिलीज करेगा। आपको हीट एनर्जी, डायरेक्ट आप हीट भी लिख सकते हैं और हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है ना। और इस रिएक्शन को एक्स्ट्रा आपको नॉलेज के लिए हम बता दें, इस रिएक्शन को आप देखिए कि ये क्या है आपका, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और हीट एनर्जी आपको रिलीज करता है। आप कैसे पहचानेंगे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं क्या? फिलहाल जानिए, बाकी कार्बन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड बने उसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए C2H5 OH है, O2 है, इसको ऑक्सीजन पर जलाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपली बात है, आंख बंद करके लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आपको ऑर्गेनिक हम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन, ये क्या होगा इसका? CO2, वाटर एंड हीट, ये इतना चीज आपको रिलीज होगा। ठीक है ना, सिंपली बात है, इस बात याद रखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। अब आइए एक्सोथर्मिक जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए हमका रेस्पिरेशन होता है, जैसे रेस्पिरेशन C6H12O6, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या मिलता है? ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। जो हम लोग खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल में अंदर जाता है। ये क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल के अंदर जाता है, और फिर जो होता है सेल के अंदर जाने के बाद वो सेल के अंदर में ये चला गया आपका ग्लूकोज। उसके बाद बाहर से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, यानी हमारे सेल के अंदर में कहाँ आता है? ग्लूकोज आता है। ब्लड जो होता है हमारे बॉडी का ब्लड, वो क्या करता है? सेल के अंदर में ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन, ये दोनों चीज आपको उसको सेल के अंदर देता है। और सेल के अंदर में ये रिएक्शन होता है, क्या होता है? ये आपको जो होता है रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी, हीट भी बोल सकते हैं, एनर्जी आपको रिलीज करता है। यही एनर्जी जो होता है बॉडी को हीट रखता है। आप देखते हैं हमारा बॉडी हमेशा हीट कैसे रहता है? इसी एनर्जी के कारण। यानी कुछ नहीं है, सिंपली देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने से हमको ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज जो होता है ब्लड के अंदर मिक्स होता है खाने के थ्रू, तो वो ग्लूकोज जाता है आपको सेल में ब्लड के थ्रू। साथ में जो हम लोग सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन भी जाता है ब्लड के थ्रू आपको सेल के अंदर में। तो सेल के अंदर में ग्लूकोज पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपको रिलीज करता है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है। यही एनर्जी हमारे बॉडी को हीट करता है, और ये भी क्या आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट आपको रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, जैसे कि घर में आप यूज करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं आप तो याद होगा, हीट करते हो तो क्या बनता है आपको? कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या हो गया आपको? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और साथ में ये आपको क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा? बताइए आप लोग, क्या आपको लगता है? ये आपको जो होगा वो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट आपको, ये देख रहे हैं ना, हीट कहाँ? लेफ्ट साइड में है। तो इसको हीट देने पे तब जाके ये टूट करके ये दोनों फॉर्म करता है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे आपको इस टाइप लिखा हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड है वो क्या है आपका? टू इंडिकेट द कंडीशन under which the reaction takes place. To indicate the condition under which reaction take place. रिएक्शन टेक प्लेस, कहीं पे भी क्या कंडीशन है, कंडीशन दिखा करके भी हम लोग को भी केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे क्या कंडीशन का मतलब क्या होता है आपको? कि देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन, पहले कंडीशन जाने के पहले आप कैटलिस्ट जानिए क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस, कैटलिस्ट जो होता है फर्स्ट बार नाम सुनने होंगे मे भी आप, इसको आप ध्यान से समझिए। कैटलिस्ट क्या होता है?
कैटलिस्ट वो आपको जो होता है कंपाउंड या वो सब चीज़ होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कराता है। जैसे कि हम आपको बताए होंगे कभी क्लास में, तो ये भी बोले होंगे एक्स और वाई जो होता है बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो आपस में कभी लड़ता नहीं है, मतलब रिएक्ट नहीं करता एक्स वाई, ठीक है ना, बहुत अच्छा फ्रेंड है, रिएक्ट नहीं करता है। जेड नाम का एक जो होता है, एक आपको कैटलिस्ट आ गया जेड नाम का, वो जाकर के बोलेगा एक्स को कि एक्स वाई तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे बात बोल रहा था, और फिर वाई को भी जाके बोलेगा देखो ना वाई एक्स तुम्हारे बारे में ऐसा बात बोल रहा था। तो ये दोनों जाकर के बोलेगा तुम मेरे बारे में ये बात बोलते हो करके दोनों झगड़ा कर लेगा आपको, है कि नहीं। तो जेड जो होता है, जेड को उससे दोनों से दुश्मनी था, तो जेड क्या किया, इसको भड़काया, जेड इसको भड़काया, दोनों रिएक्ट कर लिया। लेकिन जेड जो होता है वो आपको जो होता है इससे पार्ट इस रिएक्शन में यानी इस लड़ाई में वो पार्ट नहीं लिया, दोनों को लड़ा दिया। सिंपली बात होता है कैटलिस्ट का भी वही काम होता है। कैटलिस्ट आपको रिएक्टेंट रखा हुआ है, वो दोनों कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करेगा जब तक कि उसको रिएक्ट करवाने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन कराने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। कैसे नहीं लेता है, ऐसे देखिए KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट है, इसको आपको हम चाहते हैं क्या कि टूट के किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो। पोटेशियम क्लोरेट को, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको चाहते इसको तोड़ के किसी और कंडीशन में कन्वर्ट करें। तो क्या ये टूट के अपने आप कन्वर्ट होगा क्या? पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो आपको नहीं टूटेगा। तो पोटेशियम क्लोरेट को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सबसे पहले हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद MnO2 यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट इसके अंदर में डालना पड़ेगा। तब ये कैटलिस्ट क्या करेगा आपको, इस KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट को आपको मजबूर करेगा कि ये और हीट, ये दोनों कंडीशन मजबूर करेगा कि ये दोनों टूट करके आपको जो होता है KCl फॉर्म करे और साथ में ऑक्सीजन गैस आपको रिलीज करे। तो ये जो आपको टूटना, ये अपने आप कभी टूटेगा क्या? इसको टूटने के लिए आपको दो कंडीशन देना पड़ा। पहला हीट देना पड़ा, सेकेंड क्या है, ये कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ये क्या कर, देखिए ये कैटलिस्ट है। क्यों कैटलिस्ट है? ये कैटलिस्ट है क्योंकि ये ना ही रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है ना ही प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है। बस इसको इसमें दोनों में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या किया, इसको मजबूर किया कि इस दोनों में कन्वर्ट हो, लेकिन खुद ना ही रिएक्टेंट साइड में आया और ना ही प्रोडक्ट साइड में आया, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया KMnO2। तो ये कैटलिस्ट हो गया। यानी कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है, रिएक्शन को फास्ट करता है या फिर रिएक्शन को स्लो करता है, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है तीसरा, कंडीशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंडीशन देना बहुत जरूरी होता है। जैसे CO प्लस H2, ये दोनों को रिएक्ट करवाना है, CO प्लस H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस को आपको करवाना है, रिएक्ट करवाना है। क्या अपने आप रिएक्ट होगा क्या? नहीं, रिएक्ट करवा के CH3OH फॉर्म कराना है। तो इस दोनों को मिला के ये फॉर्म कराने के लिए कंडीशन देना पड़ता है। तो कौन सी कंडीशन है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों रिएक्ट करके इसको ये फॉर्म किया, तो क्या ये दोनों अपने आप ये रिएक्ट करके फॉर्म कर गया क्या? नहीं फॉर्म किया। इसको फॉर्म कराने के लिए, इस दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए कुछ कंडीशन देना पड़ा, जैसे कि 300 ATM। ATM का मतलब होता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम ATM में नापते हैं। तो इसको, इस रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए 300 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ा, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ा, और साथ में कैटलिस्ट JNO प्लस CrO3, ये दो कैटलिस्ट देना पड़ा, ये तीन चीज इसको देना पड़ा, तब जाके ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो आपको कंडीशन लिखना बहुत जरूरी होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है उसको लिखना बहुत जरूरी होता है। ये केमिकल देखिएगा कि आपको हमेशा एरो के ऊपर में जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं क्या, कंडीशन। इस कंडीशन देने पे ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, और ये कंडीशन हम नहीं देते तो इसमें कन्वर्ट नहीं होता। यानी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए
आपको कंडीशन देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे केमिकल रिएक्शन आपको इंफॉर्मेटिव बनता है। तो कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। केमिकल रिएक्शन को एरो जो दिया जाता है, एरो एक्स और वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एट टेम्परेचर, प्रेशर, हीट और कैटलिस्ट, इस तीन चीज़ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक्स को वाई में कन्वर्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हीट और कैटलिस्ट क्या क्या प्रोवाइड करे, तो इसमें से ये कन्वर्ट हो रहा है वो आपको एरो के ऊपर दिखाना जरूरी है, ताकि आपको केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बने। हम देख के समझ जाए कि ये इसमें कन्वर्ट होने में क्या क्या कंडीशन इसको देना पड़ा, तब जाके ये कन्वर्ट हुआ। ठीक है ना, यानी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग कंडीशन देना भी जरूरी है। यानी फाइनली अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम समझ में आ गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए तीन चीज़ देना पड़ता है। पहला उसके फिजिकल स्टेट को दिखाया जाता है, सेकेंड क्या हो गया, उसके हीट चेंज को दिखाना पड़ता है, और थर्ड जो होता है किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए अब हम आगे के टॉपिक बढ़ाते हैं। देखिए अब आपकी बुक में पेज नंबर 12, अगर मान लो वीडियो में क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग बुक निकाल के देखिएगा। पेज नंबर 12 में आपको देखिए कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कैसे बैलेंस किया जाता है, टेबल बना के, तो बहुत लेंदी होता है, वही यहाँ पे बता रहा है आपको। ठीक है ना, तो उससे आप बिल्कुल नहीं बनाइएगा, आप जो होता है खुद से बनाइएगा। देखिए हम आपको एक आध बना के दिखाते हैं और आपको बना के लाना है। जैसे कि पहला देखिए, हम पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, चलिए पहला आपको बुक में क्वेश्चन है, आपको हम लिख के देते हैं, आपको बुक से देखने में शायद दिक्कत होगा तो हम लिख देते हैं। लिख रहा है राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। और लैंग्वेज भी लिखिए, ये क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज भी क्या लिख रहा है, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपका क्वेश्चन है, यानी ये लैंग्वेज भी दिया रहेगा। सबसे पहले आपको कुछ तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लैंग्वेज भी दिया रहेगा। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फिर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है याद करना पड़ेगा, और धीरे धीरे याद हो जाएगा, घबराइए नहीं। मीथेन का CH4 होता है प्लस, और किसको, मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन, यानी मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन का होता है O2, ये रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्लस वाटर H2O। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, मीथेन CH4, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अब ऑक्सीजन रिएक्ट कर, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साथ में हीट आपको रिलीज करेगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए अभी बताए थे आपको। ये हो गया। तो सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये सब लिखना होगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको हम टेबल वाला मेथड बताए थे पिछले क्लास में, उससे आप वहीं बनाइएगा, लेंदी है, खुद से सोचिए। यहाँ कार्बन एक, यहाँ भी कार्बन एक, कार्बन ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2। अब यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो गया रिएक्शन बैलेंस, क्लियर। कार्बन यहाँ 1, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 2, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपको, सॉरी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लगेगा। हाँ, अब बैलेंस हो गया। एक बार फिर चेक कर लेते गलत है कि नहीं। कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 1, आपको यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4,
ऑक्सीजन यहाँ पे 4। हाँ, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब बुक में देखिए कैसे आपको बनाया है इसी क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या किया है कि रिएक्शन को लिखा, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा है, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगेन ये दोनों ऑक्सीजन सेम नहीं हुआ तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके केमिकल रिएक्शन आया है। इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में कभी भी मार्क्स आपका नहीं काटेगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट मैथड से बनाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए गौर से, आप लोग बुक तो है ही आप लोग के पास में, तो बुक खोलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में इस समय बहुत लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। पेज नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2, उसको आप लोग देखिए। बुक भी सामने वाले के रख दिए, वीडियो में दिख रहा तो ठीक है। वीडियो में भी बनाने के बाद धुंधला हो जाता है वीडियो, पता नहीं क्यों। तो आप लोग जो होता है इससे बुक से देख लीजिएगा। हम पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है। कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्लोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इस इंफॉर्मेशन से। ऑन एडिंग aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate. Copper hydroxide is precipitates and sodium sulfate remains in the solution. यानी बोल रहा है क्या, आप गौर से पढ़ना है, कौन सा रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट वो आपको पहचानना सीखना है। कर रहा है और ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी देख रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट क्या हुआ यहाँ पे रिएक्टेंट। क्यों रिएक्टेंट, क्योंकि देखिए आगे पढ़िए पता चल जाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड प्रेसिपिटेट्स एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन सोल्यूशन। यानी रिएक्शन के बाद सोडियम कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में सोडियम सल्फेट आपको बना। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए कॉपर सल्फेट, देख रहे हैं ना, कॉपर सल्फेट और साथ में क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्टेंट है। फिर एरो साइन देंगे, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट देखिए क्या आ रहा है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या रिलीज हो रहा है सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है CuSO4। सल्फेट का हम आपको बताए थे, टिक मारे थे उसमें। सल्फेट का देखिए SO4 होता है। कैसे नाम देखेंगे, सल्फेट का होता है SO4 और कॉपर लगा होता है कॉपर सल्फेट हो गया। प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का होता है Na। हाइड्रोक्साइड का हम बुक में पढ़ाए थे आपको, क्या होता है OH होता है। जो टिक मारे थे हम बुक में बोले थे कि याद कर लीजिएगा, उसी में देखिएगा। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का होता है Cu, हाइड्रोक्साइड का होता है OH और कॉपर का वैलेंसी 2 होता है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम का होता है Na और सल्फेट का होता है SO4। ठीक है, Na2SO4। ठीक है ना, तो ये आपको हो गया केमिकल रिएक्शन, पहले हम लिख लिए। अब उसके बाद इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, कॉपर 1 है तो यहाँ भी कॉपर 1 है, SO4 1 है तो यहाँ पे SO4 1 है, Na यहाँ पे है 1, यहाँ पे Na क्या है 2 है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम कहाँ फंस रहा, OH यहाँ पे क्या है OH 2 है तो Na भी 2 है OH भी 2 है, तो हम यहाँ करेंगे 2 लगा देंगे। तो यह देखिए Na क्या हो गया यहाँ पे 2 और OH क्या हो गया आपका 2, तो ये आपका हो गया क्या बैलेंस हो गया। तो देखिए इस तरह से आपको केमिकल रिएक्शन जो होता है बैलेंस करना होगा। ठीक है ना, और उसके बाद कुछ और हम बता देते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है, देखिए हम कॉपर सल्फेट को आप CuSO4 और ये सब कैसे लिखिएगा, देखिए हम बताते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर का होता है Cu, सल्फेट का होता है SO4। ठीक है, अब इसका कॉपर का वैलेंसी होता है 2,
SO4 का वैलेंसी होता है 2, क्योंकि आप देखे थे कॉपर के ऊपर SO4 के ऊपर -2 था। अब इससे ये कट गया तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ 1 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा CuSO4 बनेगा। और देखिए Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का होता है Na, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। सोडियम होता है 1, इसका OH का वैलेंसी होता है 1। बुक में देखिए टिक मारे तो उसमें लिखा हुआ है, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा NaOH। ये क्या इसका वैलेंसी लिख रहे हैं, OH का वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि हम बुक पे आप देखिए आप बोलिए सर SO4 का वैलेंसी 2 कैसे आप लिखे, तो अभी फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको जो होता है हाई क्लास चाहिए तो समझ में आएगा। सिर्फ इसलिए हम बोले थे जो टिक मारा हुआ है वो कॉपी में भेजे तो उसको याद कीजिए। तो NaOH बना। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड को हम कैसे लिखेंगे, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको कैसे लिखेंगे, कॉपर का होता है CO, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। कॉपर का वैलेंसी होता है 2, OH का होता है 1। इसको यहाँ से क्रॉस कराएं तो क्या होगा CuOH का होल 2, क्योंकि 2 से दोनों में होगा तो होल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको है क्या सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है, सोडियम का होता है क्या Na, सल्फेट का मतलब क्या होता है SO4, सल्फेट का मतलब होता है SO4, सोडियम का मतलब है Na। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, SO4 का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा Na2SO4। तो धीरे धीरे आप लोग घबराइए नहीं, देख के बहुत लेंदी लग रहा होगा, तो देखिए ना ये सब कैसे लिखे, नाम से कैसे लिखिएगा, तो धीरे धीरे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, हम तो हैं ही, आपको समझाएंगे सब कुछ, ठीक है। इस तरह से आप कोशिश कीजिए लिखने का, वैलेंसी लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई 9th में लोग पढ़े हुए हैं, उसका यूज करके आप कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखिए, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप लोग जो होता है बाकी जो भी रिएक्शन है, इस बुक में 6 रिएक्शन दिया हुआ है, और साथ में ये आपको ये पेज नंबर आपका 18 से देखिए, ये पूरा आपका जो होता है इसको पूरा बना लेना है आप लोग को। अब बस अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन बच गया आपको, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये सब जो होता है हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। हमको लगता है कि 2 क्लास में ये पूरा एंड हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़िए और बना के आइएगा।